आज आपके साथ एक तो जो इंडिया की सिचुएशन है उस हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान के अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान को मदद की रिक्वेस्ट की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े मशहूर मारूफ कालम निगार हारून रशीद साहब ने 500 मिलियन की बात की है कि नवाज शरीफ साहब दे के चले गए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हम ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ दिफाई तजिया का जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है सीनियर पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। शुक्रिया सर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो इंडिया में जिस तरह की जो तबलीगी जमात वहां पे जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मोदी सरकार जो कर रही है, कोरोना पे भी वहां पे मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लाज़मी बात है, कोई भी जी शऊर इंसान इसको अच्छा नहीं कहेगा। एक गलत काम है तो गलत है। बात यह है कि माशरे में नफरतें फैलाना किसी भी लिहाज से दुरुस्त काम नहीं है। वो माशरा जहां नफरतें फैल जाएं, वो इकट्ठे रहने के काबिल नहीं रहता। वहां पे जिनके खिलाफ नफरत आप रखते हैं वो आपसे दिल से दूर होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि उनमें भी इतनी नफरत होगी कि वो नफरत के जज्बे के तहत आपसे बदला लेना चाहेंगे। अब चीज ये है कि आप जब किसी को दीवार पे लगा दें, किसी को इतना तंग कर दें कि वो ये समझे कि उसका जीना हराम हो गया और उसके लिए इससे मरना बेहतर है, तो वो फिर आपने देखा दहशतगर्दी इसी पे पनपती है। इसी तरह अगर दहशतगर्दी नहीं तो फसाद, झगड़े तो लाजमन होते ही हैं। तो माशरा अमूमन एक मुतदिल रास्ता इख्तियार करता है जहां नफरतें इतनी न बढ़ जाएं, या नफरत अगर थोड़ी बहुत है तो वो दिल में रहे। ये ना हो कि आप उसका इजहार खुले बंदों करें तो उससे माशरे में इंतशार पैदा हो। वो चीज बचना चाहिए, बचने की कोशिश अमूमन करता है माशरा। लेकिन भारत में ये चीज है नहीं। बात यह है कि भारत में ये नफरतें यूं नहीं है कि अचानक यूं पैदा हो गई। ये जो निजामुद्दीन मरकज की बात हम कर रहे हैं, ये तो एक बहाना था। दर हकीकत भारत में जो आरएसएस आइडियोलॉजी थी वो थी मुसलमान नफरत के ऊपर बनी। नतीजा ये है कि वो आइडियोलॉजी कोई खत्म नहीं हुई, बल्कि इन 70-72 सालों में उसको मजीद परवान चढ़ाया गया। और अब जब वो बहाना कोई ना कोई मिल गया, खास तौर पे एक सरपरस्ती में जहां एक हुकूमत आ गई आरएसएस की, और वहां पे लोगों को ये अंदाजा हो गया कि इस हुकूमत के होते हुए वो जो जी चाहे करने मुसलमानों के खिलाफ या सिखों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ, तो उनकी सजा नहीं होगी। अदालतें भी उसी रविश पे चल निकली, तो फिर वो नफरत जो है वो खुल के सामने आ गई। वरना ये आइडियोलॉजी, ये चीजें पहले मौजूद थी। अब अगर एक हिंदू लिंचिंग करता है किसी की, कोरोना का नाम लेके कि जनाब कोरोना फैला दिया ये कुछ और, तो उसको ये अंदाजा है कि उसको सजा नहीं होगी। पुलिस पकड़ेगी, 2 दिन 4 दिन अंदर रखा, अदालत में गए, वो जी एविडेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, बंदा बाहर आ जाएगा। ये होता रहे। पिछले चंद सालों में जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो किसी भी जुर्म पे जो खास तौर पे मुसलमानों या सिखों के खिलाफ किया गया है, उस पे किसी को सजा नहीं हुई। ये वो अमल है जिसकी वजह से बात यह है कि किसी भी माशरे में अगर जुल्म हो सकता है, लेकिन अगर ये मजलूम को ये उम्मीद हो कि जालिम के खिलाफ जब वो इंसाफ का दरवाजा खटखटाएगा तो इंसाफ मिल जाएगा, तो उसके अंदर वो बेबसी का आलम नहीं होता, उसके अंदर वो रिपल्शन नहीं होती। वो जो वो मरने मारने पे तैयार हो जाए कोई इंसान, वो सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि वो इंसाफ का रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन यहाँ इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। सजा जजा का निजाम मुसलमानों के, ईसाइयों के और सिखों के खिलाफ खत्म हो चुका है। लिहाजा जिस तरह सर कश्मीर में हो रहा है बेचारे कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीर में तो खैर बहुत अरसे से है, 1990 से वो जुल्म सह रहे हैं। वैसे तो 47 से ही है, लेकिन 90 की दहाई से अगर आप शुरू हो जाएं तो फिर तो वो उस वक्त से तकरीबन कैद में है। तो ये जो सूरत हाल है, ये लाजमन कोई ना कोई रंग लाएगी, कोई ऐसा रुख इख्तियार करेगी जहां भारत को इसकी कीमत चुकाना हो। आज सर हमारी 2 दिन पहले इसी चैनल सीनियर पाकिस्तान पे भारत के साबिक मेजर हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं, आजकल अपना शो भी करते हैं, उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि जो कराची में और बलूचिस्तान वगैरह में
कि हम टारगेट थे, खास तौर पे वो कहते हैं कि हमारी जो मेन टारगेट है वो पाकिस्तानी आम शहरी नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान की ISI है, उन्होंने नाम लेके इसमें बोला ISI और जो फौजी है उसके खिलाफ हमारी है जद्दोजहद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये उसके कहने की बातें। मेजर एक बड़ा छोटे रैंक का आदमी होता है, उसकी रसाई वो उस इंफॉर्मेशन तक नहीं होती, ना ही उसको इतना कुछ पता होता है। लेकिन ये सारी चीजें हमें पता है। हमने इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। हमने इनके सारी खबरें निकाली हुई हैं। हमें पता है कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते रहे, कराची में या बलूचिस्तान में, तो उसके मकासद थे क्या। ISI के खिलाफ होना ये कोई मकसद नहीं है। मकसद क्या होता है? किसी मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करना। मकसद ये होता है कि किसी मुल्क के एक इलाके को अलहदा करना, जैसे बलूचिस्तान के लिए ये करते रहे हैं। और मकसद आपका हो सकता है कि वहां पे अफरा तफरी फैला के अवाम में खौफ और हिरास पैदा करना, अवाम के रोजगार खराब करना, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान नफरतें पैदा करना। ये वो मकासद होते हैं जो हासिल करने के लिए ये इंटेलिजेंस के अदारे काम करते हैं। और हमें उन चीजों का सबका इल्म है। हमें बात यह है कि उस मेजर, पता नहीं उसका नाम क्या है, मेजर आर्या, मेजर आर्या। आर्या, आर्या के जी जी बताने की बात नहीं। हमारे पास तो कलभूषण है। जी जी कलभूषण और उसका तकरीबन कोई 400 के करीब लोग थे जो मुख्तलिफ शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे किसी न किसी तरह उसके नेटवर्क से मुत्तसिल थे। वो बलूचिस्तान में भी थे, वो कराची में भी थे। तो हमने तो एक एक चीज अंदर से खंगाली हुई, हमें तो सारा पता है। हमें सिर्फ ये तो अपने मकसद बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसको नहीं पता। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ही एक अदना दर्जे का आदमी है जिसको इतना अंदाजा नहीं है। लेकिन बड़ी वाज़ेह बात है कि हमें तो ना सिर्फ मकासद पता है, हमें तो वो तमाम लिंक, वो चैनल्स जहां से पैसा आता रहा, जिसके थ्रू आता रहा, हमने तो वो सारे पकड़े। लिहाजा ये कोई इंकशाफ नहीं है। ये एक ऐसी हमकाना सी मेरा ख्याल है बात है। हमें हकीकत पता है जो एक्चुअल है। ये एक्चुअल नहीं है जो ये कहानी जानते हैं। ये अपनी इसकी सोच है छोटी मोटी। अच्छा, साथ साथ जो अभी वो होस्ट भी करते हैं, जो बड़ा मशहूर उनका टीवी चैनल है रिपब्लिक वर्ल्ड, वहां पे होस्टिंग भी करते हैं। तो उन्होंने जो साबिक ISPR के तर्जमान थे जनरल आसिम गफूर साहब, उनकी उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा जो वो वाला मजा नहीं आ रहा जो उनके दौर में हुआ करता था। आजकल जो हमारा ISPR है वो खामोश है। देखिए, आसिफ गफूर का अपना एक स्टाइल था और उसने उसमें बड़ा अच्छी तरह डिलीवर किया। एक बहुत ही फाल किस्म का DG ISPR था और उसने दर हकीकत आपको एक ऐसी ऐसी सूरत हाल पैदा करके दी जहां तुर्की ब तुर्की हिंदुस्तान के हर इल्जाम या हर उस बात का जवाब होता था जो वो पाकिस्तान के बारे में करते थे। ये जरूरी था उस वक्त और उसने अपना लोहा मनवाया। उनके अपने लोग, उनके अपने इंडिया के चैनल्स वगैरह कहते रहे कि हमें अगर मात हुई है तो ISPR की वजह से हुई है। तो बिल्कुल। ISPR का एक मयार उसने कायम किया। अब वो मयार जो है वो आगे लेके चलना नए लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन हर आदमी का काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अपनी सोच है। अगर वो समझेगा कि जिस तरीके से वो काम करना चाह रहा है उससे, क्योंकि अभी बाबर इफ्तिखार को बहुत वक्त नहीं हुआ, जी अगर सर, वो ये चार समझे, चार महीने बिल्कुल। हाँ 3-4 महीने में, अगर वो जी ये जी समझेंगे कि जनाब जिस रविश पे, जिस तरीके पे जो उन्होंने समझा था कि बेहतर है मैं उस पर काम करके देखता हूँ, तो रिजल्ट वो नहीं मिल रहे, तो वो उसमें तब्दीली ले आएंगे। लेकिन ये कि ये कहना कि हर आदमी आके 100% वही करे जो पहले वाला कर रहा था, तो फिर आदमी को बदलने की जरूरत क्या होती है। जब आप बदलते हैं किसी को तो उसका मकसद यही होता है कि एक आदमी जो पहले था उसका फोकस एक चीज पे था, दूसरा आता उसका फोकस थोड़ा दूसरी चीज पे हो जाता है। लेकिन ये कहना कि वो डिलीवर नहीं करेगा या ये कि वो किसी लिहाज से पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त नहीं करेगा, ये गलत है। बाबर इफ्तिखार उतने ही जिम्मेदार इंसान है जितना कि आसिफ गफूर थे। सिर्फ तरीकाकार में अपनी सोच के मुताबिक एक फर्क होता है और वो तरीकाकार जो है वो वक्त के साथ बदला भी जा सकता है। आपने देखा कि जब आसिफ गफूर नए आए थे तो उनका तरीकाकार ये नहीं था, वो इतने फाल नहीं थे। लेकिन उसके शुरू में बाद ऐसे ही उन्होंने थे। ट्विटर को, फेसबुक को, इन चीजों को बहुत इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान का कोई ऐसा झूठ नहीं था जिसको खोला नहीं सामने।
ऐसा ही तो है। ये भी हिंदुस्तान के सारे फ्रॉड और झूठ ये भी खोलेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। अच्छा जनाब साहब, बड़ी अहम इतलात आ रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान को मदद की रिक्वेस्ट की है। उसकी एक वजह ये है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से वहां पे अपनी जो फौजी है उनको वापस अपने मुल्क को वापस बुला रहा है। तो क्योंकि वहां पे उनकी स्टेबिलिटी मुल्क में रहने के लिए और उनकी हुकूमत को कायम करने के लिए पाकिस्तान के अलावा वो किसी और से वो वहां पे जो उनकी हुकूमत है वो बच नहीं सकती, वो वहां पे मजबूत नहीं हो, उस वक्त नहीं हो सकती जब तक उनको पाकिस्तान की जो है मदद दरकार ना हो। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को। देखिए, जहां तक सरकारी तौर पे बाजवा साहब का ताल्लुक है, हुकूमत पाकिस्तान का, हमारे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी, उसमें तो अफगानिस्तान में कोई भी हमारा फेवरेट नहीं है। और ये फैक्ट है। हम ये चाहते हैं कि वहां पे मुकम्मल तौर पे अमन आए, और अमन तभी आएगा जब सारे लोग वहां पे, तमाम स्टेक होल्डर्स, वो आपस में बातचीत करके मुतमईन हों कि हमने जो फैसला कर लिया वो हमारा मुश्तरका फैसला है और हमने इसके मुताबिक आगे चलना है। अगर ये नहीं होगा तो अफगानिस्तान की तारीख है कि उनमें कोई भी स्टेक होल्डर अगर गैर मुतमईन है, उसको इत्मीनान नहीं, वो इत्तफाक नहीं करता उन चीजों से जो वहां पे हो रही हैं, तो फिर वो बाहर निकल के कोई ना कोई फसाद पैदा करेगा। अफगानिस्तान पिछले 40-45 साल से इस मुसीबत में घिरा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं है। सो हम उनको यही मशवरा देते हैं कि आप मिलें, बैठें, आपस में बात करें और एक मुत्तफिक का हल निकालें। जैसे हम हमेशा से कह रहे हैं, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, अगर वो होगा तो वहां पे अमन रहेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अशरफ गनी को ये बिल्कुल वाज़े पता है कि वो फ्रॉड के तहत आया है। उसको ये भी पता है कि उसके अपने लोग जो कल उसके साथी थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो आज उसको हुक्मरान नहीं मानते। उसको ये भी अंदाजा है कि तालिबान भी उसको नहीं मानते, और उसको ये पता है कि अगर अफगान धड़े सारे, अफगान स्टेक होल्डर सारे बैठ के मुत्तफिक का फैसला करें तो मुत्तफिक का फैसले की रूह से अशरफ गनी की छुट्टी हो जाएगी। अशरफ गनी ने किया क्या है उस मुल्क के लिए? कोई अच्छा काम किया है? अशरफ गनी भारत को पालता रहा वहां पे, और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाता रहा है, और इल्जाम तराशी के अलावा उसने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्जाम। अभी चंद दिन पहले उसने जी कहा जी। कि जी पाकिस्तान में ये तालिबान के अड्डे, इनको खत्म किया जाए। हमने अमेरिका अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पास इतने जराए हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई अड्डे ढूंढ सके? उनसे ज्यादा अफगानिस्तान वाले को ये अशरफ गनी को इल्म उनसे ज्यादा है। हमने सबको खुली छुट्टी दी। हमने कहा जी अमेरिका जहां चीज चाहे चाहे हेलीकॉप्टर ले ले हमसे, पाकिस्तान में जिस जगह समझता है कि वहां पे कोई चीज है वहां जाके देख ले। हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हमने अपनी जमीन को पाक किया। हमने कहा जी यहाँ से तमाम, कोई किसी के खिलाफ भी लड़ रहा है, हमारे खिलाफ बिल्कुल बेशक नहीं साहब, लड़ रहा ये तो तो इंडिया की राह की या उनकी इंटेलिजेंस की एक नाकामी भी समझते हैं। इतना बड़ा बजट वहां पे वो कर भी रहा है पाकिस्तान के खिलाफ साहब अफगानिस्तान में, तो उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है ये तो। देखो, ये बात यह है कि अफगान लीडर जो हैं, इनकी प्रॉब्लम हमेशा ये रही है कि ये सवाए अपने मुफाद के और कुछ नहीं जानते। इन्होंने कभी अफगानिस्तान के मुफाद के बारे में नहीं सोचा। अफगानिस्तान के मफाद के बारे में अगर ये सोचते तो इनको नजर आ जाता फौरन कि पाकिस्तान जिसकी सरहदें साथ मिलती हैं, और हमेशा जब भी अफगानिस्तान में कोई बदअमनी हुई है तो खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है। लिहाजा पाकिस्तान से ज्यादा कोई भी मुखलिस नहीं होगा उनके साथ कि किसी तरह अफगानिस्तान में अमन आए। पाकिस्तान अमन चाहता है इसलिए कि अफगानिस्तान एक बरादर मुल्क है, बिल्कुल है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान का अपना अमन भी उससे जुड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि उधर बदअमनी जो होती है अफगानिस्तान में, वो इधर भी आज महाजरीन इतने पड़े हुए हैं, 25 लाख लोग यहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के, इसी वजह से बैठे हुए हैं। अगर कल फिर वहां पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो फिर महाजरीन और आ जाएंगे यहाँ पे। तो पाकिस्तान तो चाहेगा ये जाए वापस, अमन आए। लेकिन भारत ये नहीं चाह। भारत की तो सरहदें नहीं मिली हुई, भारत में तो महाजरीन नहीं बैठे हुए, भारत तो सिर्फ उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। अगर उनको इतनी भी समझ नहीं है कि जनाब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान उनसे मेहरबानियां कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए उनका रोजगार चलता है, उनकी तिजारत चलती है पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान में उनके लोगों के इलाज माल जो होते हैं, गरीब गुरबा आके सारे यहाँ यहाँ काम करते हैं, दुकानें लगाते हैं, यहाँ पे रेडी बानी करते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद अगर उनके लीडर इतने अंधे हैं
कि उनकी जेबों में भारत पैसा डाल देता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, पाकिस्तान की मेहरबानियां भूल गए, अपने मुल्क का मुफाद भूल गए, ये भी भूल गए कि भारत सिर्फ उनकी जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका मकसद सिर्फ यही है, अफगानिस्तान की बेहतरी उसका मकसद नहीं है। तो फिर कसूरवार कौन है? कसूरवार ये खुद है लोग। तो यही अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोल बोल के अपने अवाम के कानों में ऐसा जहर घोल दिया है कि वो पाकिस्तान को वो भी इल्जाम तराशी करते हैं, और भारत जो कि वहां पे सिर्फ उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है उसके गुण गाते हैं। ये वो मसला है जिसको अशरफ गनी ने बजाय हल करने के, वो भी उसमें शरीक हो गया उसी फ्रॉड काफले में, और आज जिस हाल में है वो उसमें पाकिस्तान उसकी बहुत मदद नहीं कर सकता, सवाए इसके कि पाकिस्तान सारे धड़ों को मशवरा दे कि मेहरबानी करके अपने मुल्क का फायदा सोचें और मिल बैठ के आपस में बात करके तो अपने लिए कोई लाया अमल निकालने ढूंढे। हम वो उस फैसले को जो कि अफगान सारे बैठ के खुद एक तय करके निकालेंगे, पाकिस्तान दिलोजान से उसकी हमायत